नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लास में। आज बात करें आरएससीटी क्लास की। तो इसमें दोस्तों होने वाले हैं 25 क्वेश्चंस। सिर्फ 25 क्वेश्चन होंगे, 25 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज के। ठीक है, तो ऐसे कैसे आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल है दोस्तों, MICR तकनीक का उपयोग कहाँ होता है। MICR तकनीक का उपयोग कहाँ होता है। रेल टिकट में होता है, बैंकिंग चेक पढ़ने में होता है, फोटो स्कैनिंग में होता है, या ATM में होता है। बताइए दोस्तों, MICR तकनीक का उपयोग कहाँ होता है। तो दोस्तों ये होता है बैंकिंग में चेक पढ़ने के लिए। किसके लिए दोस्तों? बैंकिंग में चेक पढ़ने के लिए। अब कई बार क्या आता है दोस्तों, अब सवाल का जवाब तो आपको मिल गया होगा कि उपयोग क्या होता है दोस्तों, बैंकिंग चेक पढ़ने में होता है। लेकिन बात करें MICR की फुल फॉर्म क्या होती है, लिख देता हूँ यहाँ पे MICR। MICR की जो पूरा नाम होता है वो होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मैग्नेटिक, ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मैग्नेटिक इंक। ओके, और करेक्टर आएगा दोस्तों साथ में, करेक्टर। और यहाँ पे बात करें रिकॉग्निशन। ओके, तो लिख लेना चाहे आराम से, इस मीनिंग को आराम से ध्यान रखना। ये मीनिंग एक तरीके से मीनिंग क्या फुल फॉर्म है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज का। तो MICR का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों, बैंकिंग में चेक पढ़ने के लिए। ठीक है, और एक तरीके से इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन होती है। तो अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। दूसरा है दोस्तों, यहाँ पे बात करें तो .com डोमेन का उपयोग होता है। .com डोमेन का उपयोग होता है गवर्नमेंट वेबसाइट में, कॉमर्शियल वेबसाइट में, या एजुकेशनल वेबसाइट में, या मिलिट्री वेबसाइट में। बताइए दोस्तों। दोस्तों बात करें .com डोमेन की, तो ये काम आता है दोस्तों व्यवसाय में। किसमें आता है दोस्तों? व्यवसाय में आता है। और व्यवसाय की जो होती है दोस्तों वो होती है कॉमर्शियल वेबसाइट। कौन सी होती है दोस्तों? कॉमर्शियल वेबसाइट होती है। अब बात करते हैं टॉप लेवल कुछ डोमेन्स की। देखो, एक तो होता है दोस्तों यहाँ पे .edu होता है, edu। एक होता है .gov, एक होता है दोस्तों .net। ओके, और एक होता है दोस्तों .org। यहां से सवाल बनने के चांस है इन डोमेन नेम से। ठीक है, तो दोस्तों ईडीयू का काम आता है दोस्तों एक तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में काम आता है। किसमें आता है दोस्तों? शिक्षा के क्षेत्र में आता है, यानी कि विश्वविद्यालय में। सवाल आ सकता है कि विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय में जो डोमेन काम आता है वो कौन सा आता है दोस्तों? ईडीयू वाला आता है। अगर बात करें दोस्तों सरकारी में, सरकारी वेबसाइट जो भी होती है ना, सरकारी वेबसाइट में कौन सा काम आता है दोस्तों? जो .gov काम आता है, gov। ओके, .net काम आता है दोस्तों नेटवर्क के क्षेत्र में। हाँ दोस्तों, नेटवर्क में काम आता है। ठीक है, नेटवर्क। ठीक है, इसके बाद में ORG की बात करें तो ये आता है गैर लाभकारी संगठन में, गैर लाभकारी संगठन में काम आता है दोस्तों। ओके, तो उम्मीद है आपको यहाँ पे ईडीयू, GOV, नेट और ORG बारे में हल्का सा आपको पता लग गया होगा दोस्तों। ठीक है, ईडीयू काम आता है शिक्षा में, GOV काम आता है सरकारी साइटों में, नेट काम आता है नेटवर्क में, और ORG काम आता है दोस्तों गैर लाभकारी संगठन में काम आता है। और बात करें .com की, तो ये आता है दोस्तों व्यवसाय के क्षेत्र में, यानी कि कॉमर्शियल वेबसाइट में काम आता है। क्लियर यहाँ तक का? तो इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है दूसरे नंबर में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी, ये भी थोड़ा सा देख के जाना इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला आपके लेवल में। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरे नंबर का क्वेश्चन, CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है। कॉमन सर्विस सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीणों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना, केवल इंटरनेट कैफे, केवल बैंकिंग, या केवल शिक्षा। बताइए दोस्तों क्या है CSC का मुख्य उद्देश्य। दोस्तों मुख्य उद्देश्य इसका होता है, वो होता है दोस्तों ग्रामीणों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे, ये तो आंसर इसका हो गया, लेकिन कई बार CSC की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो फुल फॉर्म यहाँ पे आपको मिल गई है दोस्तों देखने को। C मतलब कॉमन, S मतलब सर्विस, और C मतलब सेंटर। ध्यान रखना इसका, उद्देश्य भी आपको पता लग गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर छिपे हैं दोस्तों दो क्वेश्चन। क्लियर हो गया दोस्तों आपको? अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पोर्टल क्या है। भारत का राष्ट्रीय पोर्टल क्या है? पहला ऑप्शन india.gov.in, दूसरा भारत.gov.in, तीसरा nic.in, या फिर राजस्थान.gov.in। बताइए दोस्तों क्या है यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय पोर्टल। राष्ट्रीय पोर्टल क्या है दोस्तों भारत का?
दोस्तों यहाँ पे बात करें तो india.gov.in ये दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पोर्टल। और बात करें यहाँ पे rajasthan.gov.in ये किसका है दोस्तों, राजस्थान का है। राजस्थान का ऑफिशियल RAJASTHAN राजस्थान का ऑफिशियल पोर्टल मानते हैं किसको दोस्तों, rajasthan.gov.in ये राजस्थान का क्या है दोस्तों, ऑफिशियल पोर्टल है। ठीक है, तो सवाल ये भी बन सकता है यहाँ से और ये भी बन सकता है, दोनों का ध्यान देना थोड़ा सा कि राष्ट्रीय पोर्टल क्या है भारत का, india.gov.in है और राजस्थान का क्या है दोस्तों, rajasthan.gov.in है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन, IT एक्ट भारत में कब लागू हुआ। IT एक्ट भारत में कब लागू हुआ, पहला 1998 में, 2000 में, 2005 में या 2010 में, बताइए दोस्तों। IT एक्ट कब लागू हुआ, दोस्तों IT एक्ट जो लागू हुआ था ना वो होता है दोस्तों 17 अक्टूबर 2000 में लागू हुआ था। ये क्या हुआ था दोस्तों, लागू हुआ था कब, 17 अक्टूबर 2000 को। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, इसका उद्देश्य था डिजिटल हस्ताक्षर को या हस्ताक्षरों को, डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता देना। ओके, इसका ये मुख्य उद्देश्य था। क्लियर यहाँ तक का, तो सीधी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। IT एक्ट भारत में कब लागू हुआ, 17 अक्टूबर 2000 को। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, 2000 यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और इसका उद्देश्य क्या था, डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता देना। ठीक है, सवाल ये भी आ सकता है कि IT एक्ट का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता देना है। ठीक है, सवाल घुमा फिरा के आ सकता है, आपको ध्यान से पढ़ना है सवाल को और ध्यान से आपको आंसर देना है। ठीक है, चाहे 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है, क्योंकि OMR सीट है दोस्तों, अगर आपने हल्की सी भी गलती की तो हो सकता है सवाल गलत माना जाए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों छठे सवाल की ओर। छठा सवाल क्या है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह आपको। छठा सवाल क्या है दोस्तों, ध्यान से देना, फायरवॉल का उपयोग होता है फाइल सेव करने में, नेटवर्क सिक्योरिटी में, प्रिंटिंग में या फॉर्मेटिंग में। दोस्तों बात करें फायरवॉल की तो ये आता है दोस्तों नेटवर्क सिक्योरिटी में काम आता है। किस में आता है दोस्तों, नेटवर्क सिक्योरिटी में काम आता है। क्लियर यहाँ तक का, छठे में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन, नेटवर्क सिक्योरिटी में। अब चलते हैं दोस्तों सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां, पावर पॉइंट में एनिमेशन का उपयोग होता है। पहला टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, दूसरा टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को मूवमेंट देने में, प्रिंटिंग में या फाइल सेविंग में। तो दोस्तों पावर पॉइंट पे जो एनिमेशन लगाते हैं ना वो काम करते हैं दोस्तों टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करना, मतलब हिलाना एक तरीके से। तो बी ऑप्शन इज राइट, टेक्स्ट को मूवमेंट करना मतलब चलाना, रन करवाना, एक तरीके से एनिमेशन का काम होता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर, लेकिन यहीं से पावर पॉइंट का एक तरीके से सवाल पूछ लेता हूं मैं। पावर पॉइंट क्या करता है दोस्तों, प्रेजेंटेशन बनाता है। क्या करता है दोस्तों, प्रेजेंटेशन बनाता है। ठीक है, और इसमें क्या पाई जाती है दोस्तों, स्लाइड्स पाई जाती हैं। क्या दोस्तों, स्लाइड्स पाई जाती हैं। और यहाँ पे बात करें नई स्लाइड जोड़ने के लिए दोस्तों हम बात करेंगे कंट्रोल के साथ में एम प्रेस करेंगे। लेकिन अगर मुझे डुप्लीकेट बनानी है, क्या दोस्तों, डुप्लीकेट के लिए हम प्रेस करेंगे दोस्तों कंट्रोल के साथ में डी। ध्यान रखना ये दोनों शॉर्टकट की आ सकती हैं एग्जाम के अंदर। नई फाइल जोड़ने के लिए मतलब नई स्लाइड जोड़ने के लिए, क्या दोस्तों, नई स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस एम, डुप्लीकेट स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे। और ये पावर पॉइंट क्या काम आता है दोस्तों, प्रेजेंटेशन में काम आता है। और इसकी एक्सटेंशन क्या होती है दोस्तों, .pptx होती है एक्सटेंशन। क्या दोस्तों, एक्सटेंशन बोलेंगे हम। एक्सटेंशन फाइल जो होती है दोस्तों वो कौन सी होती है, .pptx होती है। ध्यान रखना दोस्तों पावर पॉइंट में यहाँ से सवाल बाहर नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, और आराम से आप एक बार पढ़ के जरूर जाना इस सवाल को भी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आठवें सवाल की ओर। आठवां सवाल क्या है दोस्तों, राजस्थान सरकार का ई मित्र किससे संबंधित है। राजस्थान सरकार का ई मित्र किससे संबंधित है, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट से, ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विस से, हेल्थ स्कीम से या फिर इंश्योरेंस से। बताइए दोस्तों किससे है ई मित्र का संबंध। दोस्तों बात करें ई मित्र का संबंध किससे, ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विस से। दोस्तों लगा लीजिए बी ऑप्शन पे टिक। दोस्तों एग्जाम के अंदर 35 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे टोटल, 35 क्वेश्चन आएंगे। और पास होने के लिए 14 क्वेश्चन सही होने अनिवार्य हैं। मतलब 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए एकदम, तब जाके क्या होगे दोस्तों, आप पास होंगे। तो पास को नहीं देखना, आपको तो परसेंटेज बनानी है अच्छी खासी, अच्छे अंकों से पास होना है। तो आप पूरे 35 में से 35 क्वेश्चन करके आना। और हाँ एक बात और, सवाल हल्का सा घुमा के आ सकता है,
हल्का सा लेंथ ही आ सकता है, तो आराम से पढ़ना है, 2-3 बार सवाल को पढ़ो आराम से, फिर आंसर दीजिएगा। और एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, सारे क्वेश्चन करके आना ओमार सीट में। ओमार सीट कुछ ऐसे आती है दोस्तों, ध्यान रखना, और इसके अंदर ऐसे गोले आते हैं, ध्यान रखना। तो जो क्वेश्चन में जैसे मान लो ABC का आता है, जैसे ए बी है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, थोड़ा जल्दी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या है अपना, बी ऑप्शन है, तो बी के नीचे यहाँ पे इसमें एकदम अच्छे से गोला काला करना है, ये नहीं कि 2 को कर दो, 1 को ही करना है, और काटा पीसी नहीं करनी ज़्यादा, ठीक है। आपको सिर्फ अच्छे से गोला काला करना है, अच्छे से रोल नंबर वगैरह, बुकलेट सीरीज नंबर, मतलब एक तरीके से अच्छे से फिल करना है सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक, ठीक है। ये नहीं कि सर गलती करके आ गया, ये मत बोलना आकर के कि मैं रोल नंबर भूल गया लिखना, मैं तो क्या क्या भूल गया, कुछ नहीं भूलना, आराम से फिल करना, और आराम से 1 घंटे का समय मिलेगा आपको, 1 घंटे में आपको 35 क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, मतलब पेपर कितने का होगा दोस्तों, 70 नंबर का होगा, ठीक है। तो आराम से करके आओगे, उम्मीद है बहुत अच्छा आप पेपर करके आओगे आज, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 9वां, MS पावर पॉइंट किसके लिए प्रयोग होता है। MS पावर पॉइंट किसके लिए प्रयोग होता है, पत्र लिखने के लिए, स्प्रेडशीट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, या फिर डाटाबेस बनाने के लिए। बताइए दोस्तों MS पावर पॉइंट किसके लिए प्रयोग होता है। तो बात करें पत्र लिखने के लिए काम आता है दोस्तों MS वर्ड, MS वर्ड काम आता है पत्र लिखने के लिए। स्प्रेडशीट के लिए आता है दोस्तों MS एक्सेल। क्या आता है दोस्तों, MS एक्सेल। यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है कि स्प्रेडशीट बनाने के लिए क्या प्रयोग होगा, पत्र लिखने के लिए क्या प्रयोग होगा, प्रेजेंटेशन बनाने की बताई थी मैंने भी जस्ट थोड़ी देर पहले। ये होता है दोस्तों MS पावर पॉइंट का उपयोग होता है इसमें। किसका दोस्तों, MS पावर पॉइंट का होता है। और डाटाबेस बनाने के लिए MS एक्सेस का होता है दोस्तों, SS, ठीक है। अगर आपने पढ़ा हो तो इसके बारे में भी ध्यान रखना, क्वेरी वगैरह डाटाबेस तैयार करने के लिए MS एक्सेस काम SS काम आता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। और अब थोड़ा सा बता देता हूँ आपको और थोड़ा डिटेल में, ठीक है। जो MS वर्ड की एक्सटेंशन होती है ना, MS वर्ड की होती है दोस्तों .docx होती है। क्या होती है दोस्तों, .docx। मैं बात करूँ एक्सेल की, क्या होती है दोस्तों, एक्सेल की होती है दोस्तों .xlsx, ठीक है। और बात करें दोस्तों पावर पॉइंट की, क्या होती है एक्सटेंशन, पावर पॉइंट की होती है दोस्तों .pptx। ध्यान रखना, अच्छी तरह इसको रट के जाना, एक तरीके से भूलना नहीं है एग्जाम के अंदर, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में 10वां सवाल है दोस्तों, वर्ड 10 सवाल है दोस्तों, विंडोज में रन कमांड खोलने की शॉर्टकट की क्या है। विंडोज में रन कमांड खोलने की शॉर्टकट की क्या है। पहला ऑप्शन Ctrl+R है, दूसरा Windows+R है, तीसरा Shift+R है, चौथा Alt+R है। बताइए दोस्तों विंडोज में रन कमांड खोलने की शॉर्टकट की क्या है। पहला ऑप्शन यहाँ पे Ctrl+R है, दूसरा Windows+R है, तीसरा यहाँ पे Shift+R है, चौथा Alt+R है। दोस्तों यहाँ पे सही ऑप्शन होगा रन कमांड के लिए Windows+R। क्या होगा दोस्तों, Windows+R होगा। बी ऑप्शन इज राइट, Windows+R। क्या होगा दोस्तों, Windows+R होगा यहाँ पे, ठीक है। रन कमांड क्या होता है, विन की यहाँ पे लिखा सकता है, देखो Windows R की जगह लिखा सकता है Win+R, ठीक है। इसे विंडो की +R बोलते हैं। फिर एक ऐसा ऑप्शन खुल जाता है दोस्तों, इसे बोलते हैं रन कमांड। और जो यहाँ पे कुछ भी लिखोगे ना आप इस बॉक्स के अंदर, जैसे मान लो मुझे नोटपैड ओपन करना है तो नोटपैड लिख दूंगा मैं NOTEPAD, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी आप लिखोगे वही फाइल यहाँ पे ओपन हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे विन की +R भी लिखा सकता है या Windows+R भी लिखा सकता है दोस्तों, क्लियर यहाँ तक का। तो रन कमांड खोलने की जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों वो होती है विंडो की +R, ठीक है। विंडो की आपकी ऐसी होती है, देखो दोस्तों ये ऐसी मतलब चिन्ह होगा एक कीबोर्ड में, अगर देखा होता आपने ऐसी की बनी होती है, ये चिपके होते हैं सारे के सारे। मैं वापस बनाता हूँ, बनी नहीं मेरे ढंग से। अब देखो आप ऐसी की, फिर हल्का सा एक और यहाँ पे ऐसे कैसे सिंबल बना हुआ रहता है, फिर यहाँ पे जा करके ये बना हुआ रहता है, फिर ऐसे ये की होती है, अगर देखा हो कीबोर्ड के अंदर आपने तो ऐसी एक की बनी रहती है। ये इसको प्रेस करना है, साथ में R प्रेस करोगे तो यहाँ पे दोस्तों रन कमांड ओपन हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा रन कमांड कैसे ओपन करना होता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 11वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है। पहला गूगल ड्राइव है, नोटपैड है, MS पेंट है या MX एक्सेल है। दोस्तों बात करें क्लाउड स्टोरेज की, मतलब कोई स्टोरेज करना है यहाँ पे, तो आएगा दोस्तों गूगल ड्राइव। क्या आएगा दोस्तों, गूगल ड्राइव आएगा, ओके। और बाय डिफॉल्ट जो गूगल ड्राइव की लिमिट होती है 15 GB की, ध्यान रखना इस चीज का। 15 GB तक आप फ्री यूज ले सकते हो इसको, ठीक है। इसकी स्टोरेज होती है 15 GB की, है ना। और गूगल ड्राइव का उपयोग हम कोई भी फाइल वगैरह जो आपको रखनी है ना, तो वो रख सकते हैं आप इसमें, ठीक है। तो
क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? गूगल ड्राइव होता है। क्या होता है दोस्तों? गूगल ड्राइव होता है। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 12वां, राजस्थान का ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल कौन सा है? राजस्थान का ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल कौन सा है? rajasthan.nic.in, raj.gov.com या फिर rajesh.com या rajnet.in? बताइए दोस्तों क्या होगा राजस्थान का ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल? ये आ सकता है आपकी बार, इंपॉर्टेंट बन सकता है, ध्यान रखना। तो इसको रीड करके अच्छे से जाना है दोस्तों। तो यहाँ पे बात करें राजस्थान, ये आएगा ए ऑप्शन यहाँ पे, rajasthan.nic.in। ध्यान रखना इसका दोस्तों। राजस्थान का ऑफिशियल पोर्टल कौन सा है? ध्यान रखना यहाँ पे ऑफिशियल पोर्टल की बात करें तो यहाँ पे एक तरीके से ये नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पे आएगा दोस्तों राजस्थान, RAJASTHAN, rajasthan.gov.in, ये आएगा दोस्तों, rajasthan.gov.in। ठीक है। और बात करें यहाँ पे तो मैं वापिस से एक बार दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को मैं। इसमें जो ऑप्शन था दोस्तों यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक है। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ना, ये तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे NIC नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा .gov आएगा। ठीक है, .gov.in। ठीक है, तो ये लगा लीजिएगा यहाँ पे rajasthan.gov.in। ओके, आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये इसके लिए दोस्तों राजस्थान का ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल है। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 13वां है दोस्तों, पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंट बन रही है एग्जाम की दृष्टि से पैन कार्ड का। परमानेंट अकाउंट नंबर, पेमेंट अकाउंट नंबर, पब्लिक अकाउंट नंबर या प्राइमरी अकाउंट नंबर? दोस्तों पैन कार्ड जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है दोस्तों परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या दोस्तों? परमानेंट अकाउंट नंबर। और बात करें पैन कार्ड कितने अंकों का होता है दोस्तों, तो अंक इसमें होते हैं कुल मिला के 10 अंकों का होता है। आधार कार्ड कितने का होता है दोस्तों? आधार होता है दोस्तों 12 का। और जनाधार कितने का होता है दोस्तों? जनाधार होता है दोस्तों 10 अंकों का। क्लियर तक का? तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब सवाल ये भी आ सकता है कि कितने उम्र के बाद आप पैन कार्ड बनवा सकते हो दोस्तों? 18 वर्ष बाद में। ठीक है, 18 वर्ष की आयु के बाद आप पैन कार्ड बनवा सकते हो दोस्तों। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों? 14वां सवाल है हमारे पास में। 14वां सवाल है दोस्तों, डोमेन नेम सिस्टम यानी कि DNS का उपयोग किसके लिए होता है? डोमेन नेम सिस्टम, DNS। अब ध्यान रखना DNS की फुल फॉर्म आएगी, तो आप यहां से कर सकते हो आराम से। DNS की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? DNS की फुल फॉर्म होती है दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम। क्या होती है दोस्तों? डोमेन नेम सिस्टम होती है। और यहाँ पे बात करें कि डोमेन नेम सिस्टम का उपयोग यानी कि DNS का उपयोग किसके लिए होता है दोस्तों? वो होता है दोस्तों डोमेन को IP एड्रेस में बदलने के लिए। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है, यहाँ पे ये भी नहीं है और ये भी गलत है और ये भी गलत है। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट है, डोमेन को IP एड्रेस में बदलने के लिए, डोमेन को IP एड्रेस में बदलने के लिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे, स्पैम का अर्थ है, स्पैम का अर्थ है पहला सिक्योरिटी, पासवर्ड, बैकअप, अनचाहे ईमेल्स। बताइए दोस्तों क्या है ईमेल का स्पैम का अर्थ क्या है दोस्तों? तो स्पैम का अर्थ होता है दोस्तों अनचाहे ईमेल। अनचाहे ईमेल को क्या बोलेंगे दोस्तों? स्पैम बोलेंगे। और यहाँ पे बात करें ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? ईमेल की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होती है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। ठीक है। और यहाँ पे हम अधिकतम कितनी साइज की फाइल भेज सकते हैं ईमेल के द्वारा? अधिकतम अटैचमेंट। कौन सा दोस्तों? अटैचमेंट फाइल जो होती है आपकी वो होती है दोस्तों 25 MB तक भेज सकते हो। कितने MB तक दोस्तों? 25 MB तक यहाँ पे ईमेल पे आप फाइल भेज सकते हो। ध्यान रखना इस चीज का। तो स्पैम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अनचाहे ईमेल्स होता है। ठीक है। और ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। अधिकतम अटैचमेंट फाइल कितनी हो सकती है दोस्तों? 25 MB तक हो सकती है। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 16वां है दोस्तों, MS वर्ड में हेडर और फुटर कहाँ दिखते हैं? MS वर्ड में हेडर और फुटर कहाँ दिखते हैं? पेज के ऊपर और नीचे, सेंटर में, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? दोस्तों बात करें हेडर फुटर की, देखो ये पेज है, मान लो आपका ये पेज बना दिया मैंने यहाँ पे सामने। इस पेज के इस पार्ट में और इस पार्ट में हेडर फुटर लगते हैं नीचे। ये जो होता है दोस्तों ऊपर का पार्ट, ऊपर यहाँ पे लगेगा दोस्तों हेडर, HEAD, हेड यानी क्या होता है? सिर होता है।
और यहाँ पे ER लगा देंगे तो सिर हमेशा ऊपर होता है ना दोस्तों, तो हेडर हमेशा कहाँ होगा दोस्तों, ऊपर होगा। यहाँ पे नीचे की बात करें तो यहाँ आएगा फुटर। फुटर को कैसे करेंगे दोस्तों, नीचे वाले पार्ट में यहाँ पे फुटर आता है तो FOOT, फुट यानी क्या होता है, पैर, और पैर कहाँ होते हैं दोस्तों, नीचे होते हैं। सीधी सी बात, इसका अर्थ निकालेंगे पैर से, पैर नीचे होते हैं। हेड मतलब सिर, सिर कहाँ होता है दोस्तों, ऊपर होता है, तो हेडर खाएगा दोस्तों ऊपर और फुटर खाएगा दोस्तों नीचे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हेडर और फुटर कहाँ होते हैं दोस्तों, हेडर होता है ऊपर, हेडर होता है ऊपर और फुटर दोस्तों होता है नीचे, ठीक है। ध्यान रखना हेडर और फुटर। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे MS वर्ड में हेडर और फुटर कहाँ दिखते हैं दोस्तों, पेज के ऊपर और नीचे दिखते हैं। ये होता है दोस्तों हेडर और ये होता है दोस्तों फुटर पार्ट, ठीक है। और बात करें ये कौन से टैब में निकलते हैं, यहाँ पे मतलब हेडर फुटर का जो ऑप्शन आता है कौन से टैब में आता है दोस्तों, तो वो आता है दोस्तों इंसर्ट टैब में। कौन से में दोस्तों, इंसर्ट टैब में आता है। कौन सा पार्ट, हेडर फुटर का। इंसर्ट टैब में जाकर के हम हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है हेडर फुटर का कोई सवाल आया तो आप इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आप आराम से इसको कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है आपने मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख रखी होगी। एक क्लास के भरोसे मत जाना भाई। अगर कोई ये सोच रहा है कि इस क्लास में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे तो गलत है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको उसके लिए पूरी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी, तो जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। खासकर मैराथन क्लास जरूर देखना दोस्तों मेरी, ठीक है। और अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर जाकर के आप मैसेज कर सकते हो, साथ में टेलीग्राम पे जाकर के इन क्वेश्चनों का PDF डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की और। अगला सवाल है यहाँ पे 17वां। देखो यहाँ पे मैंने टिक लगा दिया ना, हाँ ठीक है। 17वां सवाल क्या है दोस्तों, विंडोज में न्यू फोल्डर बनाने की शॉर्टकट कुंजी है। विंडोज में न्यू फोल्डर बनाने की शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+N, Ctrl+Shift+N, Alt+N या फिर Shift+N। तो दोस्तों अगर आपको न्यू फोल्डर बनाने हैं, क्या बनाने दोस्तों, नए फोल्डर बनाने, नए फोल्डर बनाने हैं दोस्तों, उसके लिए आपको करना पड़ेगा Ctrl+Shift+N। ये होता है दोस्तों नया फोल्डर बनाने की। और नई फाइल बनाने की बात करें हम, किसकी दोस्तों, नई फाइल की बात करें हम, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ क्वेश्चन को मैं। नई फाइल की बात करें तो सिर्फ Ctrl+N से पार पड़ जाएगी दोस्तों। Ctrl+N दबाने से क्या होता है दोस्तों, नई फाइल आती है। और कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और उसके साथ में N दबाने से क्या होता है दोस्तों, नया फोल्डर का निर्माण होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, नए फोल्डर का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा विंडोज में नया फोल्डर बनाने के लिए Ctrl+Shift+N। और Ctrl+N क्या होती है दोस्तों, नई फाइल। क्या दोस्तों, नई फाइल। ओके, क्लियर है तक का। नई फाइल मतलब नया डॉक्यूमेंट, नई प्रेजेंटेशन, नई स्प्रेडशीट। ओके, तो यहाँ से Ctrl+N से आ सकती है। अब चलते हैं दोस्तों 18वें सवाल की और। उम्मीद है 17वां सवाल आपको समझ में आ गया होगा। क्लास अगर पसंद आ रही तो एक सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और कमेंट तो आप कितने कर दो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्लास कैसी लग रही है आपको, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है GUI का पूरा नाम क्या है। भाई GUI का पूरा नाम क्या है। पहला, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इनपुट, ग्लोबल यूटिलिटी इंटरफेस या ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरनेट। बताइए दोस्तों GUI का पूरा नाम क्या है। दोस्तों GUI का जो पूरा नाम होता है वो होगा दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होगा दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लगा लीजिए GUI का मतलब पूरा नाम क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंपॉर्टेंट बन रहा है आपकी बार, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो इस क्वेश्चन को, आ सकता है, ध्यान रखना आपकी बार। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में 19वां, ई वॉलेट का उदाहरण क्या है। पेटीएम, MS वर्ड, विंडोज या एक्सेल। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें ई वॉलेट क्या होता है, जैसे कि फोन पे हो गया, फोन पे की बात करें, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, यानी कि जी पे भी बोल सकते हो आप इसको, जी पे भी बोल सकते हैं गूगल पे को, ठीक है। तो ये सब क्या है दोस्तों, एक तरीके से ई वॉलेट है। तो यहाँ पे पेटीएम भी क्या है दोस्तों, ई वॉलेट है। पेटीएम की बात कर सकते हैं हम इसमें, पेटीएम, PAYTM। ओके, पेटीएम। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा दोस्तों पेटीएम। क्या होगा दोस्तों, पेटीएम होगा। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 20वां, RTGS का पूरा नाम क्या है। RTGS का पूरा नाम क्या है। रैंडम टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम जनरल सर्विस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या फिर रेगुलर ट्रांसफर ग्रॉस सिस्टम। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे RTGS का पूरा नाम। दोस्तों RTGS की बात करें तो ये होगा दोस्तों रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। लगा लीजिए दोस्तों सी ऑप्शन पे टिक।
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, सी ऑप्शन इज राइट। ओके, और यहाँ पे हम बात करें कि इसमें समय नहीं लगता, मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रांजेक्शन में क्या क्या नहीं लगता दोस्तों, समय नहीं लगता, रियल टाइम में नहीं लगता, रियल टाइम में सब कुछ हो जाता है दोस्तों। ओके, और यहाँ पे आरटीजीएस की बात करें तो कम से कम कितने का यहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है दोस्तों, कम से कम होता है दोस्तों 2 लाख का, कितना दोस्तों, 2 लाख का कम से कम होता है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की और। अगला सवाल है यहाँ पे 21वां, एनपीसीआई द्वारा चलाया गया पेमेंट सिस्टम कौन सा है, एनपीसीआई द्वारा चलाया गया पेमेंट सिस्टम कौन सा है, यूपीआई, पेपल, गूगल पे या वीसा। दोस्तों यहाँ पे सही ऑप्शन होगा यूपीआई, क्या होगा दोस्तों, यूपीआई होगा। एनपीसीआई द्वारा चलाया गया था ये कौन दोस्तों, यूपीआई चलाया गया था। और यूपीआई की फुल फॉर्म की बात करें हम तो ये होता है दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्या होता है दोस्तों, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्या होता है दोस्तों, इंटरफेस होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है यूपीआई की फुल फॉर्म। ठीक है, ओके, और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों यूपीआई का, पैसे लेना या फिर भेजना। ठीक है, पैसे भेजना या प्राप्त करना है बोल सकते हो आप, प्राप्त करना या भेजना। ठीक है, यूपीआई के द्वारा। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में, ब्लूटूथ किस प्रकार की तकनीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन, वायर्ड, ऑप्टिकल या सैटेलाइट। दोस्तों ब्लूटूथ आपने सबने देखी होगी, आपने फाइल भी शेयर की होगी दोस्तों, SHARE शेयर करी होगी ब्लूटूथ से कभी न कभी तो, है ना, एक फोन से दूसरे फोन में। जब कीपैड फोन होते थे ना दोस्तों, कीपैड फोन, उनके अंदर यहाँ ब्लूटूथ होता था और उससे हम एक फाइल से मतलब एक फोन से दूसरे फोन में फोटो वगैरह सेंड करते थे, सॉन्ग वगैरह सेंड करते थे। तो दोस्तों ब्लूटूथ का काम था। ये क्या दोस्तों, वायरलेस कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, वायरलेस यानी कि बिना तार के। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, तो ए ऑप्शन इज राइट, वायरलेस कम्युनिकेशन। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, वायरलेस कम्युनिकेशन होगा, तो ए ऑप्शन इज राइट, वायरलेस कम्युनिकेशन। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में, क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है। आपने क्यूआर स्कैनर देखा होगा दोस्तों, क्या काम आता है, पेमेंट भेजने के लिए। ओके, ठीक है, तो क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है दोस्तों, क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है, क्विक रन कोड है, क्विक रेस्पॉन्स कोड है, या फिर क्वालिटी रिजल्ट कोड है, या क्यू रिकॉर्ड कोड है। बताइए दोस्तों क्या है क्यूआर कोड का पूरा नाम, क्यूआर कोड है। ठीक है, बताइए दोस्तों क्या है, इसका होता है दोस्तों क्विक, इसका होता है दोस्तों क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्या होता है दोस्तों, क्विक रेस्पॉन्स कोड। बी ऑप्शन इज राइट, इंपॉर्टेंट बन रहा है आपकी बार, ध्यान रखना, आ सकता है एग्जाम के अंदर। क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है दोस्तों, क्विक रेस्पॉन्स कोड है। उम्मीद है 23वां क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। किस किस को समझ में आ गया भाई 23वां क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू की गई, भारत में डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू की गई। बात करें दोस्तों भारत में डिजिटल इंडिया योजना की, तो ये शुरू की दोस्तों 1 जुलाई 2015 को। कब दोस्तों, 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन, 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों, और अपनी तैयारी को बेटर रखो, पूरे क्वेश्चन करके आने एग्जाम के अंदर, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है दोस्तों। 35 क्वेश्चन आएंगे और आपको दोस्तों 35/35 करके आने एग्जाम के अंदर, ये ध्यान रखना, कोई छोड़ना नहीं है। समय का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि 1 घंटे के अंदर ही करना है दोस्तों, 1 घंटे का ही समय मिलेगा आपको और 1 घंटे के अंदर आपको सवाल करने हैं दोस्तों। ठीक है, ओके, और एग्जाम के अंदर आपको अच्छे से जाना है जो भी है, और साथ में पूरे क्वेश्चन करके आना है, मैं तो ये कह रहा हूँ दोस्तों आपसे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अंतिम सवाल की ओर। आज का अंतिम सवाल है, .edu डोमेन का उपयोग होता है, .edu डोमेन का उपयोग होता है गवर्नमेंट वेबसाइट में, कॉमर्शियल वेबसाइट में, एजुकेशनल वेबसाइट में या मिलिट्री वेबसाइट में। बताइए दोस्तों .edu का जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों ईडीयू मतलब एजुकेशन से संबंधित है ये, और एजुकेशन मतलब शिक्षा से संबंधित है। किससे दोस्तों, शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, सवाल आ सकता है कि शिक्षा से संबंधित डोमेन कौन सा है, या विश्वविद्यालय से, विश्वविद्यालय से संबंधित भी दोस्तों कौन सा है, विश्वविद्यालय भी देखा सकता है,
तो दोनों इसका होता है दोस्तों .edu होता है। किसका होता है दोस्तों? .edu, ठीक है। और शिक्षा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एजुकेशन बोलते हैं। तो एजुकेशनल वेबसाइट बोल सकते हैं दोस्तों। क्या बोल सकते हैं? एजुकेशनल वेबसाइट। क्लियर यहाँ तक का? अब बात करें गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए दोस्तों, क्या आएगा? .gov आएगा, ठीक है। कॉमर्शियल के लिए आएगा दोस्तों .com। क्या आएगा दोस्तों? .com आएगा, ठीक है। और एजुकेशन के लिए आएगा दोस्तों .edu आएगा। क्लियर यहाँ तक का? और नेटवर्क के लिए क्या आएगा दोस्तों? नेटवर्क के लिए ध्यान से देखिए ना, नेटवर्क की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। नेटवर्क के लिए कौन सा आएगा? .net, ओके। इसके बाद में अगर कोई संगठन के लिए बात करें हम, तो संगठन के लिए आता है दोस्तों .org। क्या आता है दोस्तों? .org किसके लिए आएगा दोस्तों? संगठन के लिए आएगा। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपकी बात। और उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी। उम्मीद है क्लास आपको एक तरीके से पूरी रट गई होगी, और रटी नहीं तो आराम से देखना 2-3 बार, ओके। और मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखो, एक वीडियो के भरोसे मत रहना, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी दोस्तों मेरी। और सारी इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं, खासकर जो मैराथन क्लास है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, सभी को देखना है। और एक बात और, क्वेश्चन एकदम हलवा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आ सकता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, लेकिन हल्का फुल्का घुमा के आएगा, तो आराम से 1 बार 2 बार। और हाँ, आपका जो क्वेश्चन आएगा ना, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। आपकी जो क्वेश्चन आएगा वो हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। मतलब एक क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में लिखा आएगा, हिंदी में भी आएगा, अंग्रेजी में भी आएगा। अगर मान लीजिए आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, तो आपको इंग्लिश में देखना है फिर थोड़ा सा, ठीक है, ओके। तो दोनों में आपको आराम से क्वेश्चन को देखना है, आराम से ऑप्शन चेक करने हैं। उसके बाद में आपको एक ओमार सीट आएगी ऐसी, उस ओमार सीट को आपको फिल करना है। ओमार सीट में मुख्य बातें क्या है? मुख्य बातें आपको ध्यान जो रखनी है, एक तो आपको गोला एक ही काला करना है, ठीक है, मतलब सिंगल गोला फिल करना है उसके अंदर, ओके। जो भी आता है ना गोला वो। साथ में आपको रोल नंबर, क्या दोस्तों? रोल नंबर, ओके। आराम से देख के भरना है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी वहां पे इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है, वो आराम से आपको देख के भरनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। आपके पास रहेगा दोस्तों क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटे का समय, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा बातें हैं ना, जैसे रोल नंबर हो गया, बुकलेट सीरीज हो गई, वो आपको 10-15 मिनट पहले ही भरा दी जाएंगी, ओके। लेकिन आपको फिर 35 क्वेश्चन करने के लिए मिलेगा 1 घंटे का समय। क्या दोस्तों? 1 घंटे का समय मिलेगा। 1 घंटे में आपको आराम से करना है, ठीक है। और गोले फिल करते जाना है, ये नहीं कि पहले आप पेपर में टिक लगा लो और ओमार सीट भरो ही नहीं। मतलब आपको पेपर के साथ साथ में ओमार में भी फिल करते रहना है, जिससे आपको टाइम की बचत हो जाए, ठीक है। कई बार क्या होता है, पेपर में तो मैंने टिक लगा लिया, लेकिन सर ओमार में न भूल गया मैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओमार में पूरे 35 के 35 करके आने, क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग हो सकता है, कोई तुक्के से भी सही हो जाए, ठीक है। आपको पूरे क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक है, और समझ के करके आने, ठीक है। और इधर उधर नहीं देखना, सिर्फ क्वेश्चनों पे ध्यान देना है, अपना समय का ध्यान रखना पूरा। और बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छा पेपर करोगे। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। दौसा कंप्यूटर वाले की तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को सभी को, ठीक है। और उम्मीद है बेस्ट ऑफ लक दौसा कंप्यूटर वाले की तरफ से, ठीक है। और हाँ, साथ में बता रहा हूँ आपको, मुझे बताना जरूर कि आपका पेपर कैसा जाता है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहो। और जिन लोगों की एग्जाम अगले महीने में है या इस महीने में, सभी को वीडियो देखनी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते जाओ दोस्तों, और क्वेश्चन पूरी भी करके आने हैं। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, ठीक है। मैंने काफी बार बेस्ट ऑफ लक बोल दिया, कोई बात नहीं, आपका भविष्य अच्छा हो, पूरी क्वेश्चन करके आओ, RSC टीम पास हो जाओ। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।